हाँ तो मेरे भाई और बहन, जस्ट इमेजिन कि आप काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में पैसा जोड़ रहे थे विद अ गुड इंटेंशन कि यार वो पैसा आगे जाकर हम जो है अच्छी जगह पे हमारा पैसा लगेगा और फिर उसका रिटर्न हमें बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको बाद में पता चले यार ये तो किसी ने हमारे साथ घोटाला कर दिया भैया, लक्ष्मी चिट फंड वाला सीन कर दिया या अनुराधा वाला सीन कर दिया। तो भैया आपके मन में क्या आएगा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, जस्ट इन अक्षय कुमार स्टाइल। तो भैया यही आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है जिसमें हम समझेंगे कि यार जब पार्टनर जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में पैसा जोड़ते हैं, रिजर्व्स क्रिएट करते हैं विद अ स्पेसिफिक रीजन कि यार या तो वो आने वाली लाइबिलिटी को मीट करेगा या फिर वो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन बाय वन रीजन और अदर दे डिसाइड कि यार अब हमारी पीएसआर को चेंज करते हैं। तो बस वो जो जुड़ा हुआ जो प्रॉफिट है या जो जुड़ा हुआ रिजर्व है उसका क्या किया जाए, क्या हम न्यू रेशियो में बांट दें? न्यू रेशियो में बांटेंगे तो भैया किसी पार्टनर के साथ घोटाला हो जाएगा। तो बस आज की क्लास में हमने ये घोटाला बच्चा मतलब रोकना है हमने किसी भी तरीके से घोटाला। तो हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो आज की क्लास का टॉपिक आपको पता चल गया होगा जिसमें हम सीखेंगे यार कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे रिजर्व्स होते हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होता है व्हाइल देयर इज चेंज इन पीएसआर। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो यार आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। और ये ऑब्वियस सी बात है कि व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये सेम टॉपिक हु बहू एज इट इज एग्जैक्ट एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में आपने पढ़ना है। तो मेक श्योर इसको अच्छे से पढ़े। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो भैया प्लीज थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू स्किप टू दी पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। और हाथ में पेन एंड पेपर जरूर रखिएगा। तो व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्टनरशिप द रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका हमें डीलिंग करना होता है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व्स बने थे प्रायर टू चेंज इन पीएसआर और इसमें प्रॉफिट्स जो जुड़े थे वो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में जुड़े थे। तो भैया जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे व्हेनेवर देयर इज चेंज इन पीएसआर तो हमें क्या करना चाहिए? तो टेक्निकली देयर आर टू मेथड्स। अच्छा ये टॉपिक जो है 100% आपके पेपर में आता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन में तो मतलब 200% आएगा ही आएगा। साथ में कई बार एक अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है जस्ट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ध्यान रखिएगा भैया, मार्क्स की गेम हो रही है यहाँ पर, छोटी मोटी बात नहीं है। तो सबसे पहला तो मेथड आपके पास ये है कि भैया इसको, ये जो रिजर्व्स बने हुए हैं इसको आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी ओल्ड पीएसआर में, कि भैया ओल्ड पीएसआर में बने थे तो ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। और नए सिरे से फिर दोबारा बनाओ क्योंकि न्यू पीएसआर बन गई है। तो इजी वे आउट हमें सबसे इजी जो है वो यही दिखता है, सबसे आसान तरीका हमारे लिए यही होता है कि यार हम इसको ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि जहां पर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि यार नहीं यार इतने टाइम से सेविंग्स कर रहे हैं, बांट देंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो इससे बेटर है कि हम इसको चलने देते हैं, हमारी न्यू बैलेंस शीट में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं क्योंकि हम ये तो इजीली निकाल ही सकते हैं। हमने पहली क्लास में भी सीखा था कि यार कौन गेन करेगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, कितना गेन करेगा, कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो बस उसके बेसिस पे हम इजीली निकाल सकते हैं कि यार जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को कंपनसेट कर देगा इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, और लॉसेस में उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये मेथड आपको तभी फॉलो करना होता है जब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली लिखा हो कि भैया जो रिजर्व्स हैं वो एज इट इज बुक्स में शो होंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो मेक श्योर इसका ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड होता है जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री मेथड बोलते हैं। चलिए तो अब धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे टाइम टेबल के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि टाइम टेबल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और यही टाइम टेबल हम टीचर्स भी फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी उतनी ही शिद्दत से फॉलो करिए क्योंकि अक्टूबर तक हमें सिलेबस खत्म करना है। साथ ही साथ एडू कैप्टन का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए फॉर नोट्स, उसके अलावा फॉर आपके डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कृपया करके बेनिफिट उठा लो यार, बहुत मज़ेदार आपका वाले ऑफर चल रहा है एंड नो कॉस्ट, लिटरली नो कॉस्ट। मतलब मेरे टाइम पे तो आई एम रिग्रेटिंग कि मेरे टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी। चलिए मूविंग ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिजर्व्स के बारे में, और रिजर्व्स भी ऐसे रिजर्व नहीं, हम पढ़ रहे हैं जनरल रिजर्व जो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते थे। यहाँ पर स्पेसिफिक रिजर्व्स की बात ही नहीं हो रही क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व्स का हम अलग से ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है जनरल रिजर्व्स की, यहाँ पर बात हो रही है जो प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया? जब आपको लाइबिलिटी साइड पे
आपका पीएनएल अकाउंट दिख जाए ना तो समझ लेना वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब वो प्रॉफिट को पार्टनर्स के बांटने के बजाय उसको रख लिया ऐसे ही ताकि बाद में बांटा जाएगा। या फिर अगर वो पीएनएल अकाउंट लिख देता है और साथ में ब्रैकेट में क्रेडिट लिख देता है, तो ये मैं सारे आपको हिंट्स दे रहा हूं तो कैसे पता चलता है कि ये प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, क्योंकि लॉस केस में भी पीएनएल लिखा जाता है और प्रॉफिट के केस में पीएनएल लिखा जाता है। तो या तो लाइबिलिटी साइड में अपीयर हो रहा होगा पीएनएल अकाउंट, या फिर आपके पीएनएल अकाउंट के आगे क्रेडिट लिखा होगा, या फिर कुछ नहीं लिखा होगा, या फिर कुछ नहीं सिर्फ पीएनएल अकाउंट लिखा होगा, तो वहां पर भी अजम्पशन यही होती है कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। तो हम सबसे पहला मेथड यहां पर फॉलो कर रहे हैं कि जब उनको बांट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब तक नहीं लिखा तब तक हम एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करते हैं। तो सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका है कि यार इसको बांट दो, छुट्टी करो, झंझट लेनी नहीं अपने सर पे, क्यों टेंशन लेके चले, लाइफ में और टेंशनें कम है क्या जो हम इसकी छोटी छोटी चीज़ों की टेंशनें ले लें। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो रिजर्व होता है, अब रिजर्व लाइबिलिटी में आता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट से बनाया जाता है तो लाइबिलिटी नेचर का होता है। तो अब इसको खत्म कर रहे हैं तो आप देख सकते हो डेबिट हो गया, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी जब भी खत्म होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो रिजर्व हो या पीएनएल अकाउंट हो, दोनों को खत्म कर देंगे। और पार्टनर्स को बांट रहे हैं तो उन्हें मिल रहा है तो उनकी कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो आपके सामने सारा सीन है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है, अब मेक श्योर ये जो पीएनएल है इसका ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या है ओवरसाइट कर देते हैं, क्वेश्चन रीड करते हुए जल्दबाजी में, जब देखते हैं यार मेरे मतलब का क्वेश्चन आ गया, यार ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो छोटी छोटी चीजें जैसे पीएनएल के आगे क्रेडिट मिस कर देंगे, उसके आगे डेबिट लिखा होगा, ये एंट्री पास कर देंगे। तो मेक श्योर ये गलती नहीं करनी है यार, आप लोगों ने अटेंटिव रहना है पूरा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और पीएनएल हम तभी देखेंगे जब वो लाइबिलिटी साइड पे आ रहा होगा या उसके आगे क्रेडिट लिखा होगा। और यही अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, लॉसेस का कैसे पता चलेगा, जब आपका पीएनएल अकाउंट आपके एसेट साइड पे आ रहा हो, कहां पर आ रहा हो, एसेट साइड पे, या फिर पीएनएल अकाउंट के आगे डेबिट लिखा हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मैं कवर कर रहा हूं ताकि बच्चे गलती ना करें। आधा एक नंबर भी हमारे लिए, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट एज इफ वी आर टेकिंग ब्रेथ, तो आधी ब्रेथ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि वी विल नॉट मिस इट। तो पीएनएल अकाउंट या तो एसेट साइड पे आ रहा हो या डेबिट पे। अगर पीएनएल अकाउंट लिखा है सिर्फ, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम लॉस नहीं मानते, उसे क्या मानते हैं, प्रॉफिट। अब इस केस में क्या होता है, अब ये लॉस है वो एसेट साइड में आता है, जो आपने 11th में पढ़ा होगा फिक्टिशियस एसेट नाम की चीज। क्या पढ़ी होगी आपने, फिक्टिशियस एसेट नाम की चीज। या तो एसेट साइड पे पीएनएल आ जाए, या फिर दूसरा होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये दोनों ही लॉस होते हैं, और अब हम फिक्टिशियस एसेट को खत्म कर रहे हैं तो ये क्रेडिट हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। टेक्निकली ये एसेट नहीं होता, बस ये ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं जिसको हम मोर देन 1 ईयर में राइट ऑफ करते हैं। तो बैलेंस शीट एक हमारा ऐसा व्हीकल होता है जिसमें सारे बैलेंसेस जो हैं वो एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाते हैं। तो भैया अगर जिसको भी इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाना है तो उसको एक गाड़ी पकड़नी पड़ती है, एक बस पकड़नी पड़ती है, जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। तो इसीलिए बैलेंस शीट में हम लॉसेस को एसेट साइड पे दिखाते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, वो टेक्निकली एसेट नहीं, हमें बेनिफिट नहीं दे रहे, बस वो पार्टनर से कैपिटल से या फिर पीएनएल से राइट ऑफ हो जाएंगे आने वाले ईयर्स में। और पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो आप देख ही सकते हो आप डेबिट क्यों हो रही है, क्योंकि अगर प्रॉफिट उन्हें मिल रहे हैं तो लॉसेस उन्हें बियर करने पड़ेंगे, तो डेबिट होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब पीएनएल अकाउंट जो है वो एसेट साइड पे आ रहा था या फिर उसका डेबिट बैलेंस था, और ये जितनी भी एंट्रीज है हमेशा ओल्ड रेशियो में होगी। एक बात याद रखना, वी आर हेयर टू बी फेयर। ठीक है यार, ये तो कहावत बन गई, वी आर हेयर टू बी फेयर, गुड। तो बेसिकली हमें यहाँ पर फेयरनेस दिखानी है। तो जब ये रिजर्व जो बने थे ये ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बने थे, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ओल्ड रेशियो में ही होगा। न्यू रेशियो कहीं पर भी यूज नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। न्यू रेशियो बनाई है अभी, तो ये इसके बाद जितना बिजनेस होगा उसके लिए न्यू रेशियो यूज होती है। अदरवाइज न्यू रेशियो पूरे चैप्टर में, पूरे रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कहीं यूज नहीं होती है मेरी जान। न्यू रेशियो का काम सिर्फ इतना है, वो गेनिंग और सेक्रीफाइस हमें बता सके, दैट्स इट, नथिंग एल्स। या फिर जो अभी हम आगे जाके कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा केस था जो रिजर्व्स में हम पढ़ते हैं। अब हम इसके अगले वाले मेथड पे आते हैं, जो हमारा सेकंड वाला मेथड होता है, जिसमें वो हमें स्पेसिफिकली बोल देता है कि सर और मैम, यू आर हेयर टू डू एडजस्टमेंट एंट्री, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू टच द रिजर्व्स। आप बुक से रिजर्व उठा के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्रॉफिट उठा के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, या लॉस उठा के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बियर नहीं करवा सकते पार्टनर से। आपका सिर्फ काम इतना है कि आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे
मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब रिजर्व छेड़ा भी नहीं, वैसा का वैज इट इज आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने फेयरनेस अपनी तरीके से दिखा दी, तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब अगर प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स हैं, और अगर उनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या एंट्री होती है इसकी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले जो हमने क्लास 1 में सीखा था, आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लोगे, तो जो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस वाले को कंपनसेट कर देगा। ठीक है, ये काइंड ऑफ कंपनसेशन एंट्री होती है, ये कंपनसेट कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, जब न्यू पीएसआर चेंज हुई तो सपोज करो ए बी सी है, तो न्यू पीएसआर हुई तो ए गेन कर रहा है, सी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी ओल्ड के मुकाबले में। अब जब उसने रिजर्व पहले बनाया था ओल्ड पीएसआर में, तो सी ने ज़्यादा हिस्सा डाला होगा, लेकिन न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग जो है उसका हिस्सा कम हो गया। तो ए ने कम हिस्सा डाला था रिजर्व में, लेकिन अब उसका हिस्सा ज़्यादा हो गया। तो जाहिर सी बात है ना, जिसका हिस्सा बेफालतू का ज़्यादा हो गया, बिना ज़्यादा पैसे डाले, वो उसको दे रहे जिसका सेक्रीफाइस हुआ है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लेकिन ये तभी करते हैं जब हमारा नेट अमाउंट जो है वो प्रॉफिट आए। ठीक है, मतलब प्रॉफिट आए। प्रॉफिट नेट अमाउंट का मतलब क्या है? क्योंकि हम इसमें रिजर्व, इसमें पीएनएल, इसमें हम हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस कर देते हैं, और अगर नेट अमाउंट जो है पॉजिटिव आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, अगर नेट अमाउंट नेगेटिव आ जाए तो वो लॉस है। अच्छा, प्रॉफिट के केस में ट्रीटमेंट ये हो जाता है, ठीक है, लेकिन लॉस के केस में क्या होता है ट्रीटमेंट? लॉस के केस में ऑपोजिट हो जाता है, विच इज सेक्रीफाइस टू गेन। क्योंकि अब वही लॉजिक है हमारा कि भैया गेन वाला जो है वो ज़्यादा शेयर लॉस का गेन कर लेगा बिना किसी रीज़न के, तो सेक्रीफाइस वाला उसे दे देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और ये जितनी भी अमाउंट्स यहाँ पर आती है, ये जो आप अमाउंट्स यहाँ पर डालेंगे, ये फुल अमाउंट नहीं आने वाली है रिजर्व की, ये सिर्फ वो गेनिंग शेयर जितना अमाउंट आएगा या फिर वो जो सेक्रीफाइसिंग शेयर जितना अमाउंट आएगा, सिर्फ उतनी ही वैल्यू आने वाली है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, इससे आपकी कंसेप्चुअल जो नॉलेज है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। मेक श्योर दैट। ठीक है, चलिए, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। अब ये आपको मैंने सामने 6 केसेस दे रखे हैं। कितने केसेस दे रखे हैं? 6 केसेस दे रखे हैं, और आई एश्योर यू कि 99% चांस है कि 6 केस के बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं कोई। 1.1% या 1% चांस होता है स्कूल लेवल पे, दैट टू वो 1% चांस वाला, कि वो टीचर्स ना थोड़ा बहुत मुश्किल बना देते हैं, बट उसके अलावा ये 6 केसेस के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा केस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो केस 1 2 3 4 5 6 तसल्ली से करेंगे, हमें कोई जल्दी थोड़ी ना भैया, तसल्ली से करेंगे। ABC है, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे डिसाइड टू चेंज देयर रेशियो टू 1:3। ठीक है, एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ PSR देयर एग्जिस्टेड सम आइटम्स ड्यूरिंग द चेंज इन PSR, काइंडली पास द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम। अब केस 1, ठीक है, हमने 6 केस पहले नहीं पढ़ने ने, खामा का टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमने एक एक करके पढ़ने हैं, क्योंकि सबकी ट्रीटमेंट अलग है ना। जनरल रिजर्व आ रहा है 60,000 का, और उसने कुछ नहीं बोला पूरे क्वेश्चन में कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना, क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा जनरल रिजर्व जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा 2A 2B 2C। अच्छा, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, C इज कैपिटल, ऐसे लिखना होता है। अब जस्ट बिकॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, इसलिए मैं ABC ऐसे लिखता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों के नंबर कटते हैं, तो आपने पूरा पूरा लिखना होता है। ये मत बोल देना कि सर ने भी नहीं लिखा था वीडियो में तो हम क्यों लिखें भैया, सर के तो बिना लिखे सर के नंबर आ गए इतने ज़्यादा, तो हम भी नहीं लिखेंगे। नहीं मेरे भाई, मैंने भी पेपर में लिखे थे, बस ये तो बस समझाते वक्त क्या होता है ना, टाइम का थोड़ा वो होता है। तो ये 60,000, अब इसका ABC में बांटेंगे, कौन सी रेशियो? अगेन आई एम टेलिंग ओल्ड रेशियो, 3:1। तो 30 इसका हो गया, 20 इसका हो गया, और 10 जो है वो इसका हो गया। ठीक है, तो केस 1 बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा केस तो आने नहीं वाला कि कहीं खुश हो रहे होगे सर ये तो हमने माइंड में ही कर दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट लिख दिया, या फिर लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है। जब बैलेंस शीट दे रखी है तो लाइबिलिटी साइड में अगर आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे रखा है ऐसे तो क्रेडिट लिख देगा उसके आगे, या कुछ नहीं लिखेगा। तो इसमें भी सेम ही एंट्री हो जाएगी जैसे हमने ऊपर करी, बस जनरल रिजर्व हटके क्या आ जाएगा आपका PNL। ठीक है, और अमाउंट जो है वो सेम आ जाएंगी, वो सेम आ जाएंगी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, मतलब और अंडरस्टूड है ना यार। अब इन चीज़ों पे मैं टाइम वेस्ट करूँगा फिर तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, और मेरे को पता है कि यार मेरी जनता जो है इतनी तो होशियार है ही है कि कर देगी। तो केस 1 केस 2 बहुत ही क्लियर थे, बहुत ही आसान थे। मूविंग ऑन टू केस नंबर 3।
ठीक है, अब केस नंबर जो 3 है हमारा, चलो आगे। केस नंबर 3 क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। वी नो दैट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट, एक एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो बस इसको अब हमें राइट ऑफ करना है बुक से। अब राइट ऑफ कैसे करेंगे? इसमें ऑपोजिट एंट्री हो जाती है, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30,000 का है, तो 3 to 1 में बांटेंगे तो भैया 15, उसके बाद 10 एंड उसके बाद 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 30,000 रुपये। कितना हो गया? 30,000 रुपये। ठीक है, सिंपल है, बांटने वाले तो बड़े इजी होते हैं। केस नंबर 4, अब यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली उसने बोल दिया कि व्हेन दी अबव आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और टू बी एग्जिस्टेड एट द सेम वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट। तो 4 के अंदर 3 केस बन गए हैं, मतलब इन तीनों को अलग अलग केस देखना है। और यहाँ पर ए पार्ट में वो बोल रहा है, जैसे केस 1 है ना जनरल रिजर्व, बस उसके आगे ये लाइन ऐड कर दो कि व्हेन दी जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या व्हेन इट इज टू बी एग्जिस्टेड एट द सेम वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है तो वो हमें इनडायरेक्टली बता रहा है कि मेरी जान आप जनरल रिजर्व को छेड़ नहीं सकते, उसको वहीं रखे रहने देना, कहीं हाथ भी मत लगाने का सोच लेना। और वो 60,000 का है, तो अब क्या करेंगे हमारे पास? एक ही ऑप्शन रह गया, एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें देखेंगे हमारा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस। तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 3/6, 2/6, 1/6। इसके बाद 1 2 3 हो गया, 1/6, 2/6, 3/6। चलो भैया, इसका आ गया 2/6, पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस बता रखा है पॉजिटिव आता है, तो सेक्रीफाइस नहीं है तो भैया वीडियो जाके कृपया करके देख लीजिए यार, नहीं तो फिर आगे कुछ भी क्लास समझ नहीं आने वाली है। ये 0 हो गया, और इसका नेगेटिव 2/6, तो ये क्या हो गया? गेन हो गया। ठीक है, तो अब हमें जब पता चल चुका है कि भैया कौन गेन कर रहा है एंड कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बस अब हमारे लिए केक वॉक है, मतलब ये लिटरली केक वॉक है। 1/3 कर लेते हैं अब इसको। तो गेन कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है। और ये जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट का नेचर होता है, और प्रॉफिट के नेचर में हम एंट्री पास करते हैं गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। और अमाउंट कितनी आई? क्या पूरा 60,000? बिल्कुल भी नहीं, ये गलती मत कर देना भैया। अच्छा, जो आपके एमसीक्यू आते हैं शुरू में, वो ऐसे क्वेश्चन देता है, अच्छा उसमें वो ये भी लिख देगा C2A 60,000 और C2A 20,000। तो ये गलती मत करना, हमने सिर्फ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर जितनी, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि भैया सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू गेन। अब 2/6 का मतलब क्या होता है? 1/3, 1/3, तो 1/3 कर देंगे, आ जाएगा 20,000, मतलब सी जो है वो 20,000 दे देगा ए को। अच्छा, सिमिलरली सेम एंट्री ऊपर जैसी आपके इस प्रॉफिट के लिए भी हो जाएगी, सेम एंट्री। ठीक है, सी पार्ट के लिए बस ऑपोजिट हो जाएगी आपके लिए, वो हो जाएगी ए डेबिट टू सी, ए डेबिट टू सी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिर इसके बजाय PNL लिखा होता, उसके आगे डेबिट लिखा होता, या वो एसेट साइड में आ रहा होता, तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो ए टू सी, ए डेबिट टू सी, क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस टू गेन हो जाता है। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कहीं बच्चों को नहीं पता होती है ये, और ये बहुत गलत बात है जब बच्चों को नहीं पता। इट क्लियरली शोज कि आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत वीक होती जा रही है। तो मेक श्योर आप वीडियोस को ध्यान से देखो, स्किप मत करिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेक्रीफाइस टू गेन, ए डेबिट टू सी। अमाउंट कितनी आ जाएगी भैया? इसकी थी 30 1/3 करेंगे तो 10,000 एंड 10,000। तो ये हमारा यहाँ पर जो है केस नंबर 4 समाप्त हो गया है। अब हम केस नंबर 5 की तरफ चलते हैं मेरी जान। अब केस नंबर 5 क्या बोलता है? केस नंबर 5 बोलता है, अब ये जब सारे एक साथ आ जाएंगे और तब क्या करेंगे हम? जनरल रिजर्व 60,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30,000 एंड दे आर टू बी एग्जिस्ट इन न्यू बैलेंस शीट एट सेम। अगर वो ये लाइन नहीं लिखता, सपोज करो फॉर अ टाइम बिंग, अगर वो ये लाइन नहीं लिखता, तो हम जनरल रिजर्व को अलग बांट देते हैं, वो हो जाता जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी ओल्ड रेशियो, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का एडवर्टीजमेंट ए बी सी डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 3 to 1 में अगेन। लेकिन जब उसने हमें स्पेसिफिकली लिख दिया कि भैया ये जो वैल्यूज हैं ये आप छेड़ नहीं सकते, ये एज इट इज आपकी न्यू बैलेंस शीट में आएगी ही आएगी 100%,
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री का रह गया, लेकिन इसकी एंट्री जो होती है वो इतनी ईजी नहीं होती है। पहले हमें वर्किंग नोट में वही गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकालना होता है, तो वो मैं दोबारा तो निकालूंगा नहीं, सेम है। तो ए का जो सेक्रीफाइस है वो 1/3 था और सी का जो गेन था वो 1/3 था, तो ये मैंने निकाल लिया। उसके बाद मुझे नेट अमाउंट निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? नेट अमाउंट। अब जैसे जनरल रिजर्व पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कैपिटल को बढ़ाता है, तो वो प्लस की वैल्यू में हुआ। किसकी वैल्यू में हुआ? प्लस की वैल्यू में। और वो कितना है? +60,000 है। कितना है? +60,000। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है वो माइनस की वैल्यू में होता है पार्टनर्स के लिए, क्योंकि वो लॉस होता है, तो इसीलिए वो कितना है? 30,000। तो बेसिकली जो हमारी नेट अमाउंट यहां पर आ रही है वो कितनी आ रही है? 30,000, लेकिन पॉजिटिव की। और जब भी मैंने आपको बोला पॉजिटिव की आ रही है मतलब वो प्रॉफिट है, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करेंगे वो करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग टू सेक्रीफाइस और कितनी अमाउंट से? ये जो शेयर है इनटू नेट अमाउंट, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 एंड 10,000। तो भैया ये वाले जो है केस नंबर 5 और 6 ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगा देते हैं लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें ही आते हैं, एमसीक्यू या फिर 3 नंबर। उसके बाद जो आपका केस नंबर 6 है, जनरल रिजर्व 30, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 60 एंड दे आर टू बी एग्जिस्ट इन न्यू बैलेंस शीट एट सेम वैल्यू। अब केस नंबर 6 में जो वैल्यूज हैं वो उल्टी कर दी, तो वर्किंग नोट में वही रहेगा एज इट इज सेम। नेट अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अब हम इसमें अगर नेट अमाउंट निकालें, ठीक है, जिसके लिए हमें अपनी एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा -60, क्योंकि वो उनके लिए लॉस होता है। और जो हमारा ये होता है जनरल रिजर्व, ये पॉजिटिव 30,000 आ गया। तो दैट मीन्स जो अब हमारी नेट अमाउंट आ रही है वो आ रही है -30,000। ठीक है। तो अब इस केस में हमारा जो एंट्री बन जाएगी वो बन जाएगी ए डेबिट टू सी। ए डेबिट टू सी और कितनी आ जाएगी अमाउंट? अगेन 10,000, क्योंकि अब जो हमारा नेट अमाउंट आ रहा है वो नेगेटिव मतलब लॉस में आ रहा है। जब वो पॉजिटिव आ रहा था मतलब वो प्रॉफिट में आ रहा था। समझे ये बात कि नहीं समझे? तो इसीलिए ये बन गई सेक्रीफाइस टू गेन। सेक्रीफाइस टू गेन। तो ये जो केसेस थे लास्ट के, भैया ये जो लास्ट के 2 केसेस थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस थे। तो मेक श्योर इनको बहुत अच्छे से करना है, बहुत तसल्ली से करना है मेरी जान, नहीं तो ये काम खराब हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे तो मैं बहुत कुछ सोच के आया था, बहुत कुछ कराना है, बट आई थिंक यार जो इसका रेस्ट पार्ट है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट कराया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर एक वीडियो में डाल देंगे ना तो फिर गुड़ गोबर हो जाएगा। तो बस आई थिंक इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जो आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ेंगे, उसके अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, जो उसमें 4 केसेस आते हैं, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा एक और रिजर्व होता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भैया एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज हैं वो लाइव हैं, जाकर देख सकते हैं और अच्छा लगेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। तो एनरोल भी करा सकते हो। जितने भी आपके अंडरग्रेड लेवल पे आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी बेस्ट फैकल्टी के थ्रू कराई जाती है, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों आपको लेक्चर्स मिलते हैं, AI मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है। और भैया नंबर आपको अलॉटेड आपकी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिख रहा है, जल्दी से इस पे व्हाट्सएप करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है भैया 5 डेज मनी बैक गारंटी। एनरोल कराओ, एनालाइज करो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे तो 5 दिन के अंदर अपना पैसा वापस मांग सकते हो। और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भैया आसमान छू रहे हैं। AIR1 CUET 2022 एडू कैप्टन का बच्चा था, IP मैट 13 24 37 एडू कैप्टन का बच्चा था, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRC। तो भैया टॉप कॉलेजेस में एडू कैप्टन के बच्चे बैठे हैं, तो मेक श्योर कि आप भी जल्दी से एडू कैप्टन को ज्वाइन करो और वन ऑफ द टॉप कॉलेज में जाकर अपनी सीट रिजर्व करा लो, मतलब करवा। ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ने के बाद हम आएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे, जिसके अंदर 5 केसेस आते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो केसेस होते हैं ये 3 नंबर में आते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। तो मेक श्योर भैया इनको आपने स्किप नहीं करना है। ऑल्सो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड लीव अ कमेंट, एनी कमेंट, गुड बैड,
क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम्ड, अगर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।